हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हम देख रहे थे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद। तो दोस्तों, उन्हीं में हमने देखे थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ शक्तियाँ, जिनमें हमने कार्यपालिका शक्तियाँ देख ली थी। और उसके बाद में हमारी चल रही थी विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों में दोस्तों हमने लास्ट अनुच्छेद देखा था, अनुच्छेद 85। उसमें क्या था दोस्तों? उसमें था कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद का सत्र आहूत कर सकता है और संसद का सत्रावसान भी कर सकता है और संसद के सत्र को समाप्त भी कर सकता है। दोस्तों, इसी में हमने देखा था कि जो स्थगित करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ये किसकी शक्ति है? अगर लोकसभा में देखें हम तो ये लोकसभा अध्यक्ष की है, और राज्यसभा में देखें तो क्या है? सभापति की ये शक्ति है कि वो अपने सत्र को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे कि संसद का सत्र 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। लोकसभा का सत्र किसी कारणवश, जैसे हंगामा हो गया, ऐसे विभिन्न कारणों से संसद का सत्र को स्थगित करता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा अनुच्छेद आएगा अब अगला, अनुच्छेद 86। तो दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद किससे संबंधित है? हमारी विधायी शक्तियों से। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं दोस्तों, कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद इनसे से संबंधित है। तो इसी कड़ी में हमारा अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 86। तो दोस्तों, अनुच्छेद 86 क्या है? अनुच्छेद 86 में बताता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेगा, संयुक्त बैठक वगैरह को संबोधित करेगा। और इसी में दोस्तों एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का क्या एक अधिकार हो रहा है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। दोस्तों, किसी भी मामले में वो संसद के पास सूचना भिजवा सकता है, संदेश भिजवा सकता है। तो दोस्तों, ये अधिकार भी क्या है? राष्ट्रपति का अधिकार है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति का क्या है? ये अधिकार है, ये शक्ति नहीं है। संदेश भेजने का जो अधिकार है दोस्तों, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राइट टू मैसेज का अधिकार, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति की निम्न में से शब्द से शक्ति है, जो संविधान में लिखी हुई है वह शक्ति है, तो दोस्तों जो इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। जो संबोधित करने की शक्ति, सत्रावसान करने की शक्ति, सत्र आहूत करने की शक्ति, और मैसेज भेजने, राइट टू मैसेज मतलब संदेश भेजने का अधिकार। तो दोस्तों, इनमें से 3 तो सही होगी, और जो संदेश भेजने का अधिकार है दोस्तों, ये क्या होगा? राष्ट्रपति का अधिकार होगा। तो बाकी सारी क्या है? शक्तियाँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 86 है, इसमें क्या है? संबोधित करने का अधिकार है। संबोधित करने की शक्ति, ये क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि जो संसद के सत्रों को क्या करेगा? संबोधित करेगा। दोस्तों, इसी में अपना आता है दूसरा, संदेश भेजने का अधिकार। क्या है? राइट टू मैसेज। तो दोस्तों, ये था हमारा अनुच्छेद 86 का क्या क्या कि राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के सत्रों को संबोधित करेगा और संदेश भी वो भेज सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो दोस्तों, ये थी चीज़ें अनुच्छेद 86 में। अब देखते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 87। कौन सा वाला अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 87। दोस्तों, अनुच्छेद 87 ये किससे संबंधित है दोस्तों? यह है राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से। किससे दोस्तों? राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से।
राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, हर साल जो पहला सत्र होता है कि संसद के पहले सत्र को क्या करेगा, वो संबोधित करेगा। जो पहला सत्र होता है दोस्तों लोकसभा का, जो साल का पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र, इसे क्या करेगा दोस्तों, वो अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। प्रथम जो सत्र है उसको क्या करेगा, अनिवार्य रूप से संबोधित। प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या करता है, अनिवार्य रूप से संबोधित करता है दोस्तों। और हम जानते हैं जो प्रथम सत्र होता है ये क्या होता है, ये बजट सत्र होता है दोस्तों। जबकि लेकिन क्या है, हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है दोस्तों कि क्या करेगा, ये बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। इसकी जगह ये लिखा गया है कि प्रथम सत्र को क्या करेगा, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। जबकि वास्तविकता में होता है बजट सत्र, तो इसे तो राष्ट्रपति को वैसे भी संबोधित करना होता है। और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति प्रथम सत्र को संबोधित इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि पिछले जो हमारी सरकार ने, जो राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो सरकार बनती है दोस्तों, आप भी जानते हो जो वास्तविक मुखिया कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है सरकार का। वास्तविक जो काल्पनिक मुखिया, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, लेकिन सारे कार्य हमारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति प्रथम सत्र को संबोधित करता है और बताता है कि हमारी सरकार ने पिछले साल क्या उपलब्धियां हासिल की और अब की बार इस साल क्या उपलब्धियां हासिल करने वाली है। तो दोस्तों ये प्रथम सत्र इसीलिए होता है, ये विशेष संबोधन होता है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति एक साल में एक बार और संसद को संबोधित कर सकता है, वो भी क्या है, प्रथम सत्र ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी स्थिति 5 साल में एक बार फिर आती है दोस्तों। वो कब आती है दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसी दौरान क्या करेगा राष्ट्रपति, जो प्रथम जो लोकसभा का जो सत्र होगा दोस्तों, जब चुनाव होकर जो नई सरकार बनी है उसका जो प्रथम सत्र होता है दोस्तों, उसको भी राष्ट्रपति क्या है, संबोधित करता है। तो इसी तरह 5 साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है कि जब राष्ट्रपति संसद को 2 बार संबोधित करता है। तो दोस्तों दूसरा क्या है दोस्तों, चुनाव के बाद क्या करेगा राष्ट्रपति, संसद के सत्र को संबोधित करेगा। लोकसभा को क्या करेगा, वो संबोधित करेगा। ये कब करेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि फरवरी में प्रथम सत्र होता है, तो उस दौरान जो सरकार थी दोस्तों वो मई में जाकर चुनाव का परिणाम आया, तो मई में दोबारा नई सरकार चुनी गई। तो उसी दौरान वो क्या करेगा, नए सत्र को भी, उसको जो नई जो लोकसभा है उसके प्रथम सत्र को भी क्या करेगा, वो संबोधित करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो एक साल में 5 साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब वो उसको 2 बार संसद को संबोधित करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों इसी कड़ी में अब हम अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 108। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 108 दोस्तों ये किसके बारे में है दोस्तों, यह संयुक्त बैठक के बारे में दोस्तों। जब संसद के किसी मामले में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी विधेयक के मामले में, ये मान लीजिए कि जिस तरह से लोकसभा ने अगर कोई विधेयक पास किया, पारित करके राज्यसभा के पास भेजा, तो राज्यसभा ने उस पर क्या किया, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, या फिर उसके लंबे समय तक उस पर कुछ भी विचार नहीं किया, अपने पास पड़ा रखा। तो इसी लिए क्या होता है, तो इसी गतिरोध को दूर करने के लिए क्या करता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन नहीं दोस्तों, संयुक्त बैठक बुलाएगा। हमारे संविधान में लिखा गया है संयुक्त बैठक के बारे में, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में दोस्तों, ना कि संयुक्त अधिवेशन के बारे में नहीं लिखा गया है दोस्तों। तो अगर एग्जाम में आ जाए आपके कि संयुक्त बैठक बुलाएगा या संयुक्त अधिवेशन, तो आपको संयुक्त बैठक करना है दोस्तों। तो हमारा अनुच्छेद
108 बताता है हमें संयुक्त बैठक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? संयुक्त बैठक। ये कौन बुलाएगा दोस्तों? जो ज्वाइंट सीटिंग है दोस्तों, ये बुलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद की क्या कर सकता है? ज्वाइंट सीटिंग कर सकता है, संयुक्त बैठकें बुला सकता है संसद के गतिरोध को दूर करने के लिए। अब दोस्तों इसी से संबंधित एक अनुच्छेद और है दोस्तों, उसे क्या हम बोलते हैं? 118वां अनुच्छेद। 118 अनुच्छेद 118 दोस्तों, ये भी संयुक्त बैठक से संबंधित है। ये क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? इसमें संयुक्त बैठक के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो संयुक्त बैठक के बारे में इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक के नियम बनाएगा। वो क्या अकेला बनाएगा दोस्तों? नहीं, अकेला नहीं बना सकता दोस्तों। वो क्या करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर ये नियम बनाएगा दोस्तों। क्या करेगा? जो हमारा राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है दोस्तों, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, क्या? लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरा राज्यसभा का सभापति। इन दोनों के साथ क्या करेगा? इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनाएगा? संयुक्त बैठक के नियम। संयुक्त बैठक के नियम इन दोनों के साथ में मिलकर बनाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 118 में संयुक्त बैठक के नियमों के बारे में, क्योंकि अगर ज्वाइंट सीटिंग करते हैं तो उसके लिए नियम कायदे बनाने पड़ते हैं। जब दो अलग अलग चीज़ों को मिलाया जाता है दोस्तों, तो दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो उनको एक ही हिसाब से चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? नियम बनाने पड़ते हैं। तो वो क्या है? किसमें? अनुच्छेद 118 में, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी अनुच्छेद 118 के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 दोस्तों, अनुच्छेद 111 क्या बताता है हमें? ये राष्ट्रपति की जो विधेयकों के बारे में जो शक्तियां हैं दोस्तों, उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या है? जो संसद द्वारा जो विधेयक पास किए जाते हैं, जो संसद द्वारा जो विधेयक पास किए जाते हैं दोस्तों, क्या? विधेयक। संसद द्वारा जो विधेयक पास किए जाते हैं दोस्तों, ये उसके बारे में है। उसका क्या करेगा राष्ट्रपति? जो राष्ट्रपति है दोस्तों, अंतिम रूप से ये किसके पास जाते हैं? संसद में पास होकर विधेयक है, इन पे क्या है? राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की साइन करते ही क्या हो जाएंगे? विधेयक बन जाएंगे दोस्तों। ये विधेयक क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएंगे साइन करते ही। ये कानून बन जाएंगे। अगर दोस्तों इसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। जो धन विधेयक है उसको छोड़कर जितने भी बाकी विधेयक होते हैं, राष्ट्रपति क्या करता है? उनको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो दूसरा पुनर्विचार।
राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। केवल धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, इसके अलावा ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इस पर साइन करे या फिर ना करे, इस पर वो साइन कर सकता है, अपनी सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। वो अपने पास इसे लंबे समय तक पड़ा रहना दे सकता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 111 में बताया गया है कि राष्ट्रपति उसके लिए क्या किया गया है, कोई भी निश्चित अवधि नहीं बताई गई है कि राष्ट्रपति से कब साइन करके देगा कि इस निश्चित अवधि में ही राष्ट्रपति को इस पर साइन करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर साइन कर भी सकता है और उस पर साइन नहीं भी करेगा, वो अपने पास उसे लंबे समय तक पड़ा भी रख सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया दोस्तों, तो फिर तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, तो फिर तो वो कानून बनेगा तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो आता है उसके पास कोई विधेयक, तो वो क्या कर सकता है, उसे ना ही तो पुनर्विचार के लिए लौटाए और ना ही वापस भेजे। ऐसा कार्य राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों, और ऐसा एक बार हुआ भी है दोस्तों। तो ऐसा क्या है कि इसके लिए कोई फिक्स टाइम निर्धारित नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम, जेबी वीटो बोलते हैं दोस्तों। कौन सा वीटो, जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार। तो जेबी वीटो पावर बोलते हैं दोस्तों इसको। तो जेबी वीटो से संबंधित दोस्तों आपको सबको पता है कि जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हमारे राष्ट्रपति कर चुके हैं दोस्तों। जो ज्ञानी जैल सिंह, जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था, एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। कब, 1987 में दोस्तों। तो पूर्ण भारी बहुमत की सरकार थी, दोनों सदनों से उन्हें बहुत अच्छा बहुमत मिला हुआ था दोस्तों। तो उन्होंने भारतीय डाकघर विधेयक पारित किया दोस्तों। तो डाकघर विधेयक जब पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने क्या किया, इसे निजता का उल्लंघन मानते हुए दोस्तों उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और ना ही वापस लौटाया, पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं लौटाया दोस्तों। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, जेबी वीटो, की ना ही तो क्या करे, ना ही तो हस्ताक्षर करे और करे तो उसकी मर्जी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसको ना ही तो पुनर्विचार के लिए लौटाया और ना ही उस पर हस्ताक्षर किया। तो उन्होंने अपनी जेबी वीटो पावर का यूज किया। जेबी निषेधाधिकार बोलते हैं इसको दोस्तों। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, जो भारतीय डाकघर विधेयक था उसमें लिखा हुआ था कि जो डाकिया है वो जो लेटर हमारा जो भी हम डाक के माध्यम से भेजते हैं उसको क्या कर सकता है, खोलकर देख सकता है दोस्तों। तो ये क्या था, ये वास्तव में दोस्तों हमारी निजता का उल्लंघन था। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रपति ने एक बहुत बढ़िया काम किया, उस पर क्या किया, साइन ही नहीं किया और ना ही वापस से पुनर्विचार के लिए लौटाया। तो ये कब की बात है दोस्तों, ये है 1987 की। 1987 में दोस्तों क्या था, ये भारतीय डाकघर विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक। इस भारतीय डाकघर विधेयक को रोकने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कितने प्रकार के वीटोज होते हैं दोस्तों। अभी हमने पॉकेट वीटो के बारे में देखा था, जेबी वीटो के बारे में, जिसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि विश्व में कितने प्रकार के वीटो पावर प्रचलित है। पहला दोस्तों देखते हैं हम पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो दोस्तों, पॉकेट वीटो, जिसे क्या बोलते हैं, जेबी निषेधाधिकार। इसे बोलते हैं दोस्तों जेबी निषेधाधिकार। दूसरा दोस्तों कौन सा है, दूसरा है अपना सस्पेंसिव वीटो।
सस्पेंसिव वीटो दोस्तों इसे बोलते हैं हम निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसके अलावा दोस्तों एक आता है अपना सस्पेंसिव के बारे में दोस्तों। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं दोस्तों। जो पॉकेट वीटो है दोस्तों, इसका मैंने बताया था आपको कि जो ज्ञानी जैल सिंह है उन्होंने प्रयोग किया था जेबी वीटो का। इसका मतलब क्या होता है कि आप या तो जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करो या मत करो, लंबे समय तक उसे पटक कर रख सकते हैं। इसका मतलब तो ये होता है दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों सस्पेंसिव वीटो, इसे हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हो, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो। जो विधेयक होते हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो। इसे बोलते हैं हमें सस्पेंसिव वीटो। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो इसे दोस्तों हम आत्यंतिक वीटो बोलते हैं दोस्तों। कैसा? आत्यंतिक मतलब सुपर पावर की सीधा मना कर सकते हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए सीधा मना कर दे। तो दोस्तों ये वीटो भी, ये तीनों वीटो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है उसको प्राप्त है दोस्तों। तो पॉकेट वीटो, इसके बाद ये तो इसके बारे में आपने देख ही लिया। और सस्पेंसिव वीटो आप जानते हो कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। और दोस्तों एब्सोल्यूट वीटो आत्यंतिक मतलब सीधा मना करना। तो दोस्तों आप बोलोगे कि हमारा राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, सीधा मना नहीं कर सकता, क्या है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो बाध्य है, क्या करेगा, उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन दोस्तों ये वीटो भी हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। दोस्तों कैसे, मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधेयक है दोस्तों, ये पेश किया गया फरवरी में। तो फरवरी में क्या हुआ, फरवरी के बाद में लोकसभा के लिए चुनाव हो गए दोस्तों, और उसका रिजल्ट कब आया, मई में। तो तब तक क्या है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया दोस्तों। क्योंकि राष्ट्रपति को आपको पता है कि राष्ट्रपति कितने भी समय बाद में उस पर हस्ताक्षर करे, ऐसा कोई लिमिट संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रपति ने तब तक हस्ताक्षर नहीं किए। और मान लीजिए कि जैसे 2024 में चुनाव हुए फरवरी में, और उस समय मोदी सरकार ने एक विधेयक रखा राष्ट्रपति के सामने साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति ने उस पर क्या नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए दोस्तों। और तब तक चुनाव हो गए नई लोकसभा के लिए, और मई में क्या है, मोदी जी चुनाव हार गए। मान लीजिए कि एक बार कि वैसे बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है दोस्तों, तो लेकिन मान लीजिए कि एक बार चुनाव हार गए 2024 में, तो तब क्या होगा, जो नई सरकार चुन के आएगी वो दोस्तों राष्ट्रपति को मना कर देगी कि आपके पास जो विधेयक लंबित पड़ा है दोस्तों, इस पर क्या मत कीजिए, आप हस्ताक्षर मत कीजिए दोस्तों। ये बोलेगी नई पार्टी राष्ट्रपति को, किस पर हस्ताक्षर मत कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सीधा मना कर सकता है दोस्तों। तो वो क्या हो जाएगा, आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसके अलावा दोस्तों एक होता है दोस्तों क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो दोस्तों, इसके बारे में कोई ठीक प्रकार का हिंदी का शब्द बना नहीं है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अगर दोस्तों राष्ट्रपति क्या करे, मना कर दे किसी विधेयक पर साइन करने के लिए दोस्तों, तो क्या होगा, फिर जो संसद का जो सत्र है जिसने विधेयक है, संसद से पास होकर विधेयक आया है, तो उसे दोबारा से जो सदस्य हैं संसद के, उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या करे, पास कर वापस राष्ट्रपति के पास भेजे। तो राष्ट्रपति क्या करे, उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एक कैसे हो गया, क्वालिफाइड, मतलब उसको क्वालिफाई करके भेजा संसद ने, दोबारा से 2/3 बहुमत से क्वालिफाई करके उसको पास करके भेजा। तो वो कैसा वीटो हो गया, क्वालिफाइड वीटो। तो दोस्तों ये वीटो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। केवल शुरुआत के 3 वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो, दोस्तों ये 3 ही वीटो हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। और दोस्तों ये सीधा ना होकर, जो एब्सोल्यूट वीटो है ये सीधा ना होकर ये इनडायरेक्ट है दोस्तों। अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से मोदी जी की सरकार चुनाव हार जाती है तो नई सरकार आकर मना करती है राष्ट्रपति को, तो उस पर क्या नहीं कर सकता, उस पर वो मना कर देगा कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वीटो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली है। तो ये तो पढ़ा हमने दोस्तों वीटोज के बारे में।
तो वीटो दोस्तों आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक आप लंबे समय तक किस चीज़ को याद नहीं रख सकते दोस्तों। अब सारी चीज़ें आपके पास है, मैं खोल के बता रहा हूँ दोस्तों, तो आपको सभी चीज़ें ढंग से याद हो गई होंगी दोस्तों, और आप नहीं भूलोगे इसको। तो अगर सारी चीज़ें आपने ढंग से समझी होगी दोस्तों, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं करोगे। और दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपका उसका पूरा सॉल्यूशन है आपको दूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 368। जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है दोस्तों? यह संविधान संशोधन से। आप ये बात सब जानते हो कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, और बार बार इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो जो संविधान संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक है, इस पे क्या कर सकता है राष्ट्रपति? तो संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों, इस पर क्या करेगा राष्ट्रपति? मना नहीं कर सकता। किस पर साइन करने के लिए क्या नहीं कर सकता? वो मना नहीं कर सकता। इस पर उसका किसी प्रकार का वीटो नहीं चलेगा संविधान संशोधन विधेयक पर। क्या होगा दोस्तों? ये कैसे होगा? ये अनिवार्य होगा दोस्तों, उसका साइन करना अनिवार्य होगा। जो संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों, इस पर राष्ट्रपति क्या होगा? अनिवार्य रूप से साइन करेगा। और दोस्तों ये कब किया गया? इस पर दोस्तों जो 24वां संविधान संशोधन है हमारा, उसके माध्यम से ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1970 में। 1970 में दोस्तों जो 24वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से जो राष्ट्रपति का क्या है, जो संविधान संशोधन विधेयक है उन पर वीटो समाप्त किया गया। क्या किया गया? संविधान संशोधन पर वीटो समाप्त किया गया। संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों, उस पर वीटो समाप्त कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन 1970 के माध्यम से दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने समझी है। अब देख तो दोस्तों एक अनुच्छेद और रह गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित, अनुच्छेद 123। तो दोस्तों उसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 ये किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 123 ये दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है दोस्तों। तो आपको पता होगा अध्यादेश क्या चीज़ होती है, और नहीं पता तो दोस्तों मैं बताता हूँ। अध्यादेश वो चीज़ होती है दोस्तों, जब संसद सत्र में नहीं होती तब क्या करता है राष्ट्रपति, जो विधान परिषद है उसके परामर्श से क्या करता है, एक अध्यादेश जारी करता है, जिसकी अवधि कितनी रहती है? 6 सप्ताह। उसकी वैधता 6 सप्ताह तक रहती है दोस्तों। इसका प्रभाव उतना ही रहता है जितना जो संसद के द्वारा जो पारित किए गए कानून का रहता है, उतना ही प्रभाव विधेयक का रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ है अनुच्छेद 123 में। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। और इसका प्रभाव कितना है दोस्तों? इसका प्रभाव रहेगा जो संसद के कानून के समान। किसके समान दोस्तों? संसद के कानून के समान।
संसद के कानून के समान इसका प्रभाव रहता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या होता है, राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं होती है। क्या, अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं होती। ये क्या होगा, और दोस्तों ये क्या होगा, जब संसद सत्र में नहीं हो तब जारी करेगा ये राष्ट्रपति। तो अगर संसद क्या नहीं हो, सत्र में नहीं हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं है। क्या नहीं है, राष्ट्रपति की सविवेकीय शक्ति नहीं है। इसकी राष्ट्रपति की ये सविवेकीय शक्ति नहीं है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की कहानी जो मैंने आपको सुनाई दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को खोल के समझाया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें बहुत ही सारी तकनीकी चीज़ें हैं दोस्तों, तो सारी चीज़ों को हमें खोलकर समझना जरूरी है दोस्तों। अगर सब कुछ हमें समझ में आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, तो हमें फिर दोबारा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और अब दोस्तों क्या कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब आपको हमेशा करते रहना है दोस्तों। और आपके डाउट है वो हमसे पूछते रहना है, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हो। और दोस्तों आप, मुझे पता है आप क्लास को शेयर नहीं करते दोस्तों, तो आप शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अब मिलते हैं हम राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।